ठीक है. So from today we will start our ब्लॉक केमिस्ट्री. थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता दूं किस तरह से करने वाले हैं. और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आई होप सॉल्ट एनालिसिस आपने कर लिया होगा ठीक से, और लेक्चर से आपको काफी मदद मिली होगी चीजों को याद करने में और किस तरह से पढ़ना है वो समझने में. ठीक है. तो आज हेलो हेलो हेलो. तो आज से ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. और देखो ब्लॉक केमिस्ट्री का क्या रहने वाला है प्रोसीजर. आपको ये जितना बड़ा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा है, बहुत समय लेगा, ये इतना बड़ा है नहीं. ठीक है. अरे मैं सोच रहा था मेंस के बाद ही लूंगा क्लास, बट मेरे को लगा प्रिपेयर कर लोगे मेंस के लिए तब तक. बट वो मेंस वो आगे शिफ्ट हो रहा है तो फिर पता चले फिर और आगे शिफ्ट होता गया, फिर मेरा फिर जो प्लानिंग है वो बिगड़ेगा. तो इस वजह से अभी करते हैं. और कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है यार. अब मेंस का क्या ही कितना ही पढ़ोगे, हो गया वो सब तो करा हुआ है. तो थोड़ा जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करते हैं. ठीक है. तो ब्लॉक केमिस्ट्री में बेटा अपन एस ब्लॉक पढ़ेंगे एंड देन पी ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक मैंने पढ़ा दिया है. एफ ब्लॉक तो नहीं पढ़ा है. एफ ब्लॉक एनसीईआरटी देख लेना, 2 पन्ने हैं, उसको पढ़ाने का कुछ नहीं है. ठीक है. अब यहां पर पी ब्लॉक में बोरॉन कार्बन एक तरह से पढ़ेंगे, देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड देन कम्स द नोबल गैसेस. ठीक है. और इस ब्लॉक में अपन ग्रुप 1 ग्रुप 2 को साथ में पढ़ेंगे. अब इसमें भी ना आपको नोट्स नहीं बनाना है. नोट्स आपको प्रिंटेड ही पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा जिस तरह से. अच्छा, यहां पर हम इसको जेडीली से नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज जेडीली में बहुत सारी बातें आपके जो काम की नहीं है वो भी दी हुई है. तो एक अलग अलग पीडीएफ है जो कि 100% सफिशियंट है. 100% सफिशियंट है फॉर योर जेई एडवांस प्रिपरेशन. ठीक है. साथ ही साथ जो भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाकर, नोट कर कर. ठीक है. सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाकर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें लिखाने वाली चीजें बहुत ज्यादा है. अगर मैं सब चीज लिखाता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और क्या पता कुछ एक आध पॉइंट छूट भी जाए, क्योंकि हमको यूजेस भी देखने हैं, प्रॉपर्टीज भी देखनी है, ट्रेंड्स भी देखने हैं, कुछ रिएक्शंस भी देखने हैं, बहुत सारी चीजें लिखने को हो जाती हैं. तो ये बेटर ऑप्शन है कि आपको लिखा हुआ पहले से मिल जाए, आपको नोट्स बनाने में बहुत समय ना लगे, और जो लिखा हुआ आपके पास पीडीएफ है उससे आप पढ़ेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ओके. ठीक है, मैं बिल्कुल करवा दूंगा इसके पीडीएफ को ना, प्रिंटेबल फॉर्म में करवा दूंगा मैं. कल सुबह हो जाएगा पक्का. ठीक है. तो वहां से प्रिंट भी निकाल लेना, कल सुबह हो जाएगा पक्का. या फिर नहीं तो ऐसा कर देंगे ना कि आपको ग्रुप में भेज दूंगा ना पीडीएफ, तो शायद ग्रुप में तो डाउनलोड हो जाएगा. ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ, वो ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, वो भी हो जाएगा. ठीक है. चल, तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला है. मैं बता दूं ये पोर्शन आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कि सर ये तो बोरिंग है थोड़ा सा, बट आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा. मैं पहले से बता रहा हूँ. सॉल्ट एनालिसिस में चलो कुछ नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था. सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, बट ये थोड़ा बोरिंग रहने वाला है. तो और एक बात मैं बताऊं, अभी आप इतने केपेबल हो गए हो कि अगर मैं आपको इसका पीडीएफ दे भी दूं ना तो आप खुद से भी पढ़ के 90% चीजें तो खुद से समझ जाओगे, अगर आपने ठीक ठाक पीछे के लेक्चर्स किए हैं मेरे. लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक एक चीज एक बार फिर से आपको पढ़ाऊं,
तो उसमें कुछ जो 2-4 भी नई बातें अगर आपको निकल कर आएंगी तो वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है एंड दिस विल नॉट टेक टू मेनी लेक्चर्स। जैसे एस ब्लॉक मैं सोच पा रहा हूं कि 3 से 4 लेक्चर में एस ब्लॉक हमारा हो जाएगा। सिमिलरली बोरॉन कार्बन के भी 3 लेक्चर, 2 से 3, ये मैं बहुत बढ़ा के और बता रहा हूँ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी 3 से 4 लेक्चर। तो इस तरह से समझ लो 8-9 लेक्चर्स में हो जाएगा। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं तो 10 फरवरी तक पूरा खत्म कर लेंगे हम, ठीक है, मेटलर्जी मिलाकर। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट आपको पता है क्या होता है। अलग अलग फ्लेम्स के कलर मिलते हैं, ये सॉल्ट एनालिसिस में आपने पढ़ लिया है। तो फ्लेम के कलर ये लिखे हुए हैं, आपको याद करना है। ये थोड़ी सी फ्लेम की बातें हुई हैं। यहाँ फ्लेम के टेम्परेचर्स बताए गए हैं, इसको भी आपको खुद ही से देखना है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये टेम्परेचर रीजन बताया है, कहाँ क्या टेम्परेचर होता है फ्लेम में। ये पोर्शन, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा ज्यादा हॉट माना जाता है। ये बीच वाला पोर्शन, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है कि ये वाला पोर्शन हॉट क्यों है, ये वाला पोर्शन ठंडा क्यों है, ठीक है। ये टेम्परेचर्स आपको याद करना पड़ेगा। और रिडक्शन जोन और ऑक्सीडेशन जोन आपको पता होना चाहिए। क्या है कि जब हम थोड़े फ्लेम के अंदरूनी भाग में जाते हैं तो ये जो फ्यूल होता है, फ्यूल, तो ये फ्यूल का जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, वो आपको प्रेजेंट रहते हैं इस अंदर वाले पोर्शन में, क्योंकि इसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर अंदर के पोर्शन में नहीं होती। तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स यहाँ रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसको हम रिड्यूसिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि चीजों को रिड्यूस करता है ना, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट रिड्यूसिंग जोन। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, अब यहां तक आते आते कार्बन पार्टिकल्स को सफिशिएंट एयर मिल जाता है, जलते जलते जब ये ऊपर आते हैं सफिशिएंट एयर मिल जाता है, या फिर ये पोर्शन थोड़ा पतला भी होता है। तो ये पोर्शन पतला होने की वजह से यहां आप ऐसे समझिए कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होता है, जिसकी वजह से यहां अगर कोई चीज है तो वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखती है, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखती है। थोड़ा आउटर पार्ट ऑफ फ्लेम की बात हो रही है, थोड़ा आउटर पार्ट ऑफ फ्लेम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फ्लेम के बारे में बताया गया है। देन कम्स द टेबल। और ये जो टेबल है इसका मैक्सिमम पोर्शन हमने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर भी कुछ अगर खास बात निकल के आती है तो मैं बता रहा हूं। आपकी आवाज अजीब, अरे थोड़ा गला बैठा हुआ है यार। आवाज आ तो रही है ना, माइक में तो दिक्कत नहीं हो रहा ना कुछ। वो थोड़ा मेरा पिच बदल गया है अभी फिलहाल, तबीयत ठीक नहीं कुछ दिन से। चलो, ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल चलता है, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉर्मल चलता है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा देखेंगे आगे हम, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा सा देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शंस आते हैं। खैर यहाँ पर डेटा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, स्मूथली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट स्मूथली डिक्रीज हो रही है। एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, नहीं इसमें नहीं एक्सेप्शन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में शायद है, तो ये भी स्मूथली डिक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेंसिटी, डेंसिटी देखेंगे थोड़ा सा बढ़ रही है एंड देन उसके बाद डिक्रीज हो रही है और फिर देन बढ़ रही है, ये भी हम आगे लिखा हुआ है वहां पर देखेंगे, ठीक है। अभी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको पता है कि यार ये जो डेंसिटी वाली बात है, अब डेंसिटी तो फिर मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि कहाँ मास वाला पोर्शन डोमिनेट करेगा, कहाँ वॉल्यूम वाला करेगा। कॉमन सी बात है, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, बिकॉज जब आप सोडियम से पोटेशियम जाओगे तो मास तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एटॉमिक वॉल्यूम भी तो बढ़ रही है। अब किसमें ज्यादा चेंज आया है ये बात हम ऑन पेपर नहीं बता सकते, कोई भी तरीका नहीं है। तो डेंसिटी के ऑर्डर को थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेंसिटी वगैरह का ऑर्डर जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जेई मेंस वाले कभी कभार पूछ लेते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं, उसमें कहीं एक आधा ऐसा ट्रेंड वेरिएशंस भी पूछा जा सकता है, इसलिए नोट्स में सब कुछ है, आप एक बार खुद से देख सकते हैं। मैं इसको याद नहीं करा सकता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देन अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स वो आगे आएगा, एंड देन ये सेम टेबल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, इन सभी प्रॉपर्टीज को आगे टैब्यूलेट किया गया है, तो हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। देन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक रेडाई में देख लीजिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली बढ़ रहा है, यहां भी नॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वी हैव डन दिस थिंग इन पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, कुछ भी खास ऐसी बात नहीं है जो यहाँ बताई जाए, पहले पढ़ा हुआ है। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी सिंपल वही है, चार्ज बाय साइज रेशियो देखनी होती है, तो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होता जाएगा। ये सब चीजें पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। देन कम्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ एक पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पॉइंट गड़बड़ करता है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, कि हम एक मेटल प्लेट यूज करते हैं और उसमें लाइट मार के उसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट आउट कराते हैं, जो कि एक फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो एल्कली मेटल्स जनरली यूज होते हैं बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज, हैविंग वेरी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से उससे इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। Alkaline earth metals are not that suitable. You might not have heard about magnesium being used in photoelectric cell. मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब यूज नहीं होते। क्या यूज होते हैं वो याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम और सीजियम जो है ये बहुत तरीके से यूज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। अब आप अपने से ये नहीं बोल सकते फ्रेंशियम क्यों नहीं यूज होता है, अरे फ्रेंशियम बहुत रेयर मेटल है, ठीक है, फ्रेंशियम बहुत रेयर मेटल है। या रुबीडियम क्यों नहीं यूज होता है, बहुत रेयर मेटल्स हैं, वी कैन नॉट यूज इट जस्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी और प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कुछ चीजें डिसाइड होती हैं, और फाइनली क्या चीज यूज हो रही है, तो जो यूज कर रहा है ना वो आपसे ज्यादा होशियार है, तो उसको पता है क्या यूज करना है। अगर रुबीडियम सभी तरीकों से यूज के काबिल होता तो उसको कर लेते यूज, ठीक है। तो पोटेशियम और सीजियम यूज होता है, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पता है तो नेगेटिविटी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए डेंसिटी वाली बात है। अब डेंसिटी में कुछ नहीं समझाया जा सकता, क्यों नहीं समझाया जा सकता मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो सोडियम है उसकी डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा आ रही है, देन रुबीडियम, सीजियम ये नॉर्मली बढ़ रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है, डेंसिटी डिक्रीजेस स्लाइटली अप टू कैल्शियम आफ्टर विच इट इंक्रीजेस। सो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है डेंसिटी का, कोई बात नहीं की जा सकती इसमें। देन कम्स अबाउट हार्डनेस, तो क्या होते हैं ये मेटल्स, दे आर नॉट वेरी वेरी हार्ड। इवन जब आप कक्षा 10वीं में रहते हैं, आप जब शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, तो आप यही पढ़ते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर द टू वेरी सॉफ्ट मेटल्स,
but lithium on the other hand has some exceptional properties because it is the first element of the group. तो आप हर फर्स्ट एलिमेंट को देखोगे कि इनके प्रॉपर्टीज थोड़े अलग होते हैं सबसे, उसका रीजन भी आगे लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ेंगे। तो लिथियम थोड़ा हार्ड होता है। जब आप पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम इनको देखेंगे तो दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन इवन बी कट विथ नाइफ, काफी इजिली कट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, लसांजेस एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, तो उसमें एकदम काट के छोटा सा पीस डाला जाता है सोडियम का, ठीक है। तो वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे आर लाइट, सॉफ्ट, मैल्यूबल, diamagnetic and colorless. Obviously they are colorless as block elements, they are colorless. देखो these metals are very soft, lithium is the harder than any alkali metal. अभी जो हार्डनेस है वो डिपेंड कर रही है कोहेसिव एनर्जी पे, और कोहेसिव एनर्जी को हम कैलकुलेट वगैरह नहीं कर सकते। हम यही बोल सकते हैं हाँ वहां कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस हैं, इस वजह से वहां पर हार्डनेस ज्यादा है, दैट्स इट। और कोहेसिव फोर्सेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो ये कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, बिकॉज कुछ खास प्रेडिक्ट नहीं होता इससे, बस बता दिया जाता है कि जैसे कोई चीज लिक्विड है, लिक्विड क्यों है, अरे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो तो पता ही है ना, इसीलिए वो लिक्विड है। तो वैसी बात है, वो हार्ड है, हार्ड है क्यों हार्ड है, अरे उसमें ना वो कोहेसिव एनर्जी ज्यादा है, बस ऐसी बात है ये, ठीक है। चलिए, देन रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स, आप देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम को, तो ये भी कोई बहुत हार्ड मेटल्स नहीं है, दे आर नॉट एज हार्ड एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे हार्ड नहीं होते। बट आप खुद थोड़ा देखो, मैग्नीशियम और सोडियम को सोचो तो मैग्नीशियम इज स्टिल हार्डर, ठीक है। तो हर एक प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को भी स्किप मत करना, इनडायरेक्टली काम आ जाता है कहीं ना कहीं। चलिए, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अभी ऑर्डर आपको मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बताया था। तो लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। आपको ये बात पता है कि लिथियम, अगर किसी को पता हो तो बताना, लिथियम को जब हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो जब आप ई डिग्री वैल्यू देखोगे ना इसकी, ई डिग्री ऑफ Li प्लस, तो यह आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलेगी, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलेगी, हाईली पॉजिटिव। और ई डिग्री ऑफ सोडियम Na प्लस आप देखोगे तो थोड़ी लेसर पॉजिटिव रहती है, लेकिन स्टिल ये जो सोडियम है, स्टिल ये जो सोडियम है ये काफी विग्रसली रिएक्ट करता है, लेकिन लिथियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी को पता है क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये ऑब्जर्वेशन तो पता होगा कि वो स्लोली रिएक्ट करता है, वो बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो बता रहे हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। क्या होता है जब एनर्जी रिलीज होती है, ये तो पता है, आप हाइड्रोजन गैस बना रहे हो, एनर्जी रिलीज होती है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर नहीं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर तो नहीं जमता इनके ऊपर। क्या होता है कि जब हम सोडियम को डाल रहे हैं ना पानी में, तो जो हीट निकली, जैसे सोडियम का पीस हमने पानी में डाला और ये पानी है, मान लीजिए पूरा पानी में सोडियम है, तो जो हीट निकलेगी, पानी गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है पानी, और पानी काफी गर्म हो जाने की वजह से वो जो गर्मी है ना, वो सोडियम को मेल्ट कर देती है, वो सोडियम को मेल्ट कर देती है। और अब ये बात तो आपको पता ही है
कि जब कोई चीज मेल्ट हो जाती है या फिर वेपराइज हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है। केमिकल काइनेटिक्स में इतना पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट है, यही रीजन है कि क्यों सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये लोग पानी के साथ एकदम बेतहाशा रिएक्ट करते हैं, बट जो लिथियम है वो डटा रहता है और कुछ खास तेजी से रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वो अपने सॉलिड स्टेट में ही रह के रिएक्ट करता रहता है। तो कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आता है इसके पीछे। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी में आप देख रहे हैं लिथियम की काफी ज्यादा है। तो अभी तक देखो, अगर आपने अभी ढंग से ये 15-20 मिनट चीजों को सुना है तो एक चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी जो कि शायद पहले ना पता हो, कि लिथियम थोड़ा हार्ड है, उसको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है, उसको बॉईल करना, वेपराइज करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और लिथियम पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का, थोड़ी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हमेशा दिखाएगा। इन बातों को सोच के आगे बढ़ते रहना है। अब यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये मैग्नीशियम थोड़ी सी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब देखो फिर से वही बात है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं दिया जाता, कोई खास लॉजिक नहीं दिया जाता। एक चीज बताई जा सकती है कि जब आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करो ना मेल्टिंग पॉइंट, तो ग्रुप 2 हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा बोला जाता है, जो कि मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते समय भी बताया था, कि यार जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, देखो मैं बताऊं मेल्टिंग जो अपनी मेटालिक बॉन्डिंग है ना, उसके पीछे कोई भी थ्योरी बहुत परफेक्ट नहीं है। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग को समझने का जो तरीका है वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई खास थ्योरी हमारे पास है नहीं मेटालिक बॉन्डिंग को समझने के लिए, तो लोग अपना अपना तुक्का मारते रहते हैं। तो यहाँ एक तुक्का ये मारते हैं कि alkali earth metals have more number of valence electron which can participate in metallic bonding, और इसलिए वो थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन आपके काम की बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा हार्ड है या उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा है। ठीक है, ये पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या ट्रेंड लिखा हुआ है आप देखिए, मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट रख रहा है, कम मेल्टिंग पॉइंट रख रहा है अपने ग्रुप में। स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ नहीं बताया जा सकता। एंड स्पेसिफिक हीट, ये सब जरूरी नहीं है स्पेसिफिक हीट वगैरह याद रखना आपको। एंड नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पोर्शन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कुछ बातें बहुत जरूरी है यहाँ पर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तो जनरली ऑक्साइड बनता है। अगर और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनता है, परऑक्साइड बनता है। और ऑक्सीजन मिल जाए तो परऑक्साइड बनता है। एंड alkali metal tarnish in dryer due to the formation of their oxide on the surface। आपने देखा होगा कि सोडियम को जब आप बहुत दिन तक रख देते हैं, खैर आपने तो नहीं रखा होगा बट फिर भी आप अगर देखोगे सोडियम के इमेजेस देखोगे तो सोडियम ऐसा पीला पीला कलर ऊपर हो जाता है, उसके थोड़ा पीला हो जाता है, वो जो सिल्वरी कलर है ना सोडियम का, वो नहीं दिखता, वो शाइन चला जाता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स हवे के साथ भी रिएक्ट करते हैं। रखे रखे हवे में वो ऑक्साइड बनाते रहते हैं अपने ऊपर, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, लेयर बन जाती है सोडियम ऑक्साइड की। पोटेशियम तो बहुत जल्दी कर लेता है ये काम, और जो लेयर बनती है सोडियम ऑक्साइड वगैरह की, उसकी वजह से दे टार्निश। और फिर जब हमको फ्रेशली सोडियम यूज करना होता है तो हम काटते हैं, उसको काटते हैं तो अंदर का पोर्शन काफी अलग दिखता है, वो सिल्वरी दिखता है, शाइनी सिल्वरी, लेकिन ऊपर का पोर्शन थोड़ा टार्निश्ड दिखता है। इट इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर to form oxides, superoxides and even peroxides in some cases। तो देखिए
कहां पर क्या हो रहा है, लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और उसके नीचे के जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लिथियम को जब आप एयर के साथ जलाएंगे तो ये बनाएगा Li2O। सोडियम को जब आप जलाएंगे तो ये मेजरली बनाएगा Na2O2 दैट इज पर ऑक्साइड। पोटेशियम को जलाएंगे तो ये बनाएगा KO2 दैट इज O2 माइनस, ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा। और नीचे वाले भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, रुबिडियम एंड सीजियम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पोटेशियम का नॉर्मल ऑक्साइड इस पृथ्वी में होता ही नहीं है, होता है बट दूसरे तरीके से आता है। ठीक है, तो पोटेशियम का नॉर्मल ऑक्साइड होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, होता है बट दूसरे तरीके से आता है। देखेंगे क्या है कैसा है। ठीक है, आगे देखिए इसको। देन दी सुपर ऑक्साइड्स के बारे में एक और बात बताऊं, बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं ये सुपर ऑक्साइड्स, काफी रंग बिरंगे होते हैं, और नेचर भी इनका पैरामैग्नेटिक होता है, थोड़ा नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड से अलग है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पास, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उछल कूद करके कलर लाता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर भी आती है उसमें, और पैरामैग्नेटिज्म भी उसी की वजह से आती है। ये कलर दिया हुआ है ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो, सभी पर सुपर ऑक्साइड्स। इसको आप थोड़ा इमेज भी देखिएगा इंटरनेट में तो आपको दिखेगा, मस्त चमकता है क्रिस्टल्स की तरह। अब ये पैरामैग्नेटिक है, पर ऑक्साइड्स। ठीक है, देन अगली जो बात है वो ये है, ये देखिए, increasing stability of peroxide or superoxide as the size of metal is due to the stabilization of large cation lattice effects। ये आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया, 2-4 बार ये बातें बताई हैं कि बड़ा एनायन बड़ा कैटायन ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पर यही बात हो रही है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड है एंड जो सुपर ऑक्साइड है O2 माइनस, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो सुपर ऑक्साइड है वो थोड़ा कंपैटिबल ज्यादा फील करता है, कंपैटिबल फील करता है विथ बड़े कैटायंस लाइक K+, Rb+ एंड CS+। तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो इस वजह से सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ रही है, इस वजह से सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, एक और एक्सप्लेनेशन आता है लेकिन कोई काम का नहीं है यार वो एक्सप्लेनेशन, ये बात पता होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सप्लेनेशंस थोड़े अनसर्टेन है। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मल ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन ले लिया, नॉर्मल ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन ले लिया तो देखो कुछ ऐसे समझो, जब नॉर्मल ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन ले लिया तो वो O2 2- बनता है, अगर वो और ऑक्सीजन ले लिया तो वो O2- बनता है। मतलब बात ऐसी है कि जब ऑक्साइड से आप, सुनना ध्यान से, ये भी एक सस्ता एक्सप्लेनेशन है जो चलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आपको बताऊं ये सब के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बता जरूर दे रहा हूं। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ प्रॉपर्टीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो, नॉर्मल ऑक्साइड से जब आप पर ऑक्साइड की तरफ जाएंगे, फिर जब आप सुपर ऑक्साइड की तरफ जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुई, ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो गई, तो ये ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। और बोला ऐसा जाता है कि ऑक्सीडाइज तभी होता है जब वो ऑक्सीजन लेता है, जब वो ऑक्सीजन लेता है तब वो ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं कि जो Li+ है या फिर Na+ है या K+ है, जो भी है, तो ये जो छोटा आयन है ना, इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है, इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से जो ये आयनिक अट्रैक्शन करता है वो थोड़ी तेज करता है। इस बात के साथ भी आप अग्री करेंगे, आयनिक अट्रैक्शन काफी तेज करता है। तो क्या होता है कि वो जो आने वाला ऑक्साइड है ना, वो जो आने वाला ऑक्साइड है उसके पास इतना समय नहीं रह पाता होगा कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर
पर ऑक्साइड में जा पाए, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर या फिर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा है। आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो नॉर्मल ऑक्साइड आ रहा है, क्योंकि प्रोसीजर क्या बताया, नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ, फिर वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो बोलने की मतलब ये कि जो कैटायन है और जितना तेजी से खींच रहा होगा, जितना तेजी से खींच रहा होगा किसको, एनायन को, ऑक्साइड को, उतनी ज्यादा चांसेस होंगी लोअर ऑक्साइड बनने की, नॉर्मल ऑक्साइड बनने की। लेकिन सोडियम में क्या बन रही है, सोडियम की पोलराइजिंग पावर थोड़ी सी और कम हुई, तो इसलिए क्या पता ये जो नॉर्मल ऑक्साइड था इसको समय मिल गया और इसने पर ऑक्साइड बना लिया और पर ऑक्साइड बना के रहेगी। लेकिन अब इनके पास काफी समय है, इनकी आयनिक अट्रैक्शन बहुत कमजोर है, तो इसने क्या किया होगा, इसने नॉर्मल ऑक्साइड को पर ऑक्साइड बनाया, पर ऑक्साइड आराम से सुपर ऑक्साइड बन रहा है, और सुपर ऑक्साइड बनने के बाद के प्लस के साथ रिएक्ट करके KO2 के आयनिक क्रिस्टल्स बना रहा है, कलर्ड क्रिस्टल्स बना रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लॉजिक दिया जाता है, ठीक है। तो ये ले लीजिए, ये बात इसके साथ खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आती है ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इसमें कौन है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट लिथियम ही करता है। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल विच रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी काम आएगा। अगर आपको ये लग रहा है सर ये नोट्स पढ़ने के बाद क्या आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पड़ेगी जरूरत, हाँ, बट फिर भी आपको एक बार गो थ्रू करना है तो आप देख सकते हो कि सभी चीजें कवर हुई है कि नहीं। आप रिवीजन के लिए जितनी बार देख लो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो, बट आप देखेंगे कि जो भी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई गई हैं इसमें सभी चीजें एनसीईआरटी में होगी। तो बिल्कुल सभी चीजों को वेरीफाई करने के बाद आपके लिए मैंने इसको अप्रूव किया कि ये बिल्कुल पढ़ने योग्य है, ठीक है। तो सब कुछ एनसीईआरटी का आपको इसमें मिल जाएगा, इसके बाद एनसीईआरटी अलग से देखने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और इसके पीछे भी लॉजिक ये दिया जाता है कि बेटा जो लिथियम है, मैंने अभी बताया Li प्लस का जो ई डिग्री वैल्यू है, इसकी जो ई डिग्री वैल्यू है ये वेरी हाई है, और इसका ई डिग्री वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है, इसका ई डिग्री वैल्यू हाई होने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस वजह से इसके पास इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है नाइट्राइड आयन में, नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है नाइट्राइड आयन में, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई रिड्यूसिंग टेंडेंसी, एंड लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। अच्छा, अब इधर आते हैं, जब हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पोलराइजिंग पावर के बारे में क्या विचार है, इनकी पोलराइजिंग पावर, देन यहां से आप बेरियम तक जा रहे हैं, तो भाई इनकी पोलराइजिंग पावर तो, इनकी जो पोलराइजिंग पावर तो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, तो फिर इनके पास क्या बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आंसर है कि इनके पास क्या बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नॉर्मल ऑक्साइड, इनके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम नीचे जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसीज आती हैं। तो यहां पर जो बेरियम तक आप जाओगे ना, तो बेरियम के पास पर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी है, बाकी सुपर ऑक्साइड्स ये नहीं बनाते, क्योंकि वही बात है, वैसी सोच लो आयनिक अट्रैक्शन से, ठीक है, वैसी आयनिक अट्रैक्शन से सोच लीजिए, बिल्कुल। तो इस तरह से यहां पर चीजें चलेंगी। अब देखो यहां पर क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है, यस, अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि ये जो बेरिलियम है, एक बात और बताते हैं, सुनिएगा, जब बेरिलियम की बात आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इवन मैग्नीशियम आपने सुना होगा, मैग्नीशियम के बारे में बचपन में पढ़ाया जाता है स्कूलों में,
मैग्नीशियम की स्ट्रिप जला के दिखाई जाती है, देखा होगा आपने, बहुत ही ल्यूमिनस फ्लेम्स के साथ जलता है मैग्नीशियम, एकदम चमकदार तरीके से, जैसे वो आतिशबाजियां नहीं होती दिवालियों में, ऐसा जो आप जलाते हैं, फुलझड़ियां वगैरह जलाते हैं, बहुत ही ल्यूमिनस फ्लेम्स के साथ जलती है चीजें, तो मैग्नीशियम का काफी रोल होता है उसमें, मैग्नीशियम वैसे ही जलता है, वैसे ही जलता है मैग्नीशियम। बट मैग्नीशियम के पास भी थोड़ा पैसिवेट होने की टेंडेंसी होती है, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इनके पास भी थोड़ी पैसिवेट होने की टेंडेंसी होती है। यस, डैzzling शाइन, यस, पैसिवेट होने का मतलब वही है, लेयर जम जाती है ऑक्साइड की रखे रखे, इसीलिए उसको पहले आपने देखा होगा मैग्नीशियम को जलाने से पहले से सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं, ताकि वो जो ऑक्साइड लेयर जमी है उसको हम जितना हो सके हमसे हम उसको हटा पाए, तो ऑक्साइड लेयर को हटाते हैं। और बेरिलियम जो है वो काफी पैसिवेट हो जाता है, बेरिलियम ना काफी पैसिवेट हो जाता है, उसका ऑक्साइड ना हटाने से भी नहीं हटता, तो उसको पाउडर कर देते हैं, तो पाउडर कर देते हैं तब वो सरफेस एरिया बढ़ गई, और अंदर का जो अनएक्सपोज्ड बेरिलियम था वो भी अवेलेबल हो गया, तो पाउडर कर देते हैं, और बेरिलियम के पाउडर में जब आग लगाते हैं वो भी मस्त जलता है, ठीक है, मस्त जलता है वो। और ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों ही नाइट्रोजन के साथ बढ़िया रिएक्ट करते हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ बढ़िया रिएक्ट करते हैं। और आपने सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप भी एक होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप, इसी तरह से इधर बेरिलियम और एल्यूमिनियम, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है इनकी, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोल दिया जाता है। और इसका जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि साइज में सिमिलैरिटी है, आप राइट जाओगे साइज कम हो गई, नीचे गए तो साइज बढ़ गई, तो रफली इनकी साइज बराबर होती है, जिसके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो जैसे लिथियम रिएक्ट कर रहा है वैसे मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्राइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड तो बनाती हैं साथ ही साथ नाइट्राइड्स भी बनाते हैं। अब ये आप पढ़ेंगे, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड दिया हुआ है, पाउडर्ड बेरिलियम बर्न ब्रिलियंटली, बेरिलियम ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्राइड भी बना रहा है, एम्फोटेरिक है आपको पता है, और ये मैग्नीशियम भी देखिए नाइट्राइड बना रहा है, एंड देन डायगोनल रिलेशन के बारे में बताया है, बेरियम गिव्स BaO2 एंड नॉट BaO, बेरियम आपका पर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, बेरियम पर ऑक्साइड बना रहा है, एंड ठीक है, बाकी की बातें तो वैसी ही बताई गई हैं। बेरियम स्ट्रोंशियम दे फॉर्म पर ऑक्साइड, जब जला रहे हो तो ये पर ऑक्साइड बना रहा है। अदर मेटल्स बेरियम और स्ट्रोंशियम फॉर्म पर ऑक्साइड, ठीक है, वही बात है, अभी बता दिए। अब आते हैं पानी के साथ क्या होता है, तो पानी के साथ तो आपको बताया मैंने कि पानी के साथ सोडियम भाई बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें बहुत तगड़ी वाली ब्लास्ट होती है, बहुत तगड़ी वाली ब्लास्ट होती है, एक्सप्लोसिव है ये रिएक्शन थोड़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ही तो है जो फ्लेमेबल है, यही तो फटता है, वो एनर्जी से हाइड्रोजन ही फटता है, आवाज आती है। और जैसा कि मैंने बताया लिथियम थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, रीजन आपको मैंने बता दिया था, एक बार पढ़ते हैं, इधर कुछ लिखी होंगी बातें, तो metal with this forms this and this is obvious reaction, lithium decomposes water slowly, sodium react water very quickly, and potassium rubidium cesium की तो बात ही अलग है, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, सोडियम से भी ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं ये लोग। इट मे बी नोटेड दैट, वही बात लिखी होगी पढ़ लेते हैं, इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव ई डिग्री वैल्यू, अब ये ई डिग्री वैल्यू बताई गई है, M+M बताई गई है, मैंने आपको M+M बोला था तो मैंने हाईली पॉजिटिव बोला था, ये M+M बताई गई है। Then its reaction with water is less vigorous than that of sodium,
which has least E degree value. This behavior of lithium is attributed due to its small size and very high hydration energy. अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी से बता रहा है, तो ये तो हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो थर्मोडाइनेमिक फैक्टर हो गया ना बेटा, ये तो थर्मोडाइनेमिक फैक्टर हो गया। ये तो ये बता रहा है कि ई डिग्री क्यों ज्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज ई डिग्री के बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लिथियम सॉलिड को कन्वर्ट करना है एल प्लस एक्वस में, तो तीन चीजें लगी। एक तो एल गैशियस में कन्वर्ट हुआ, फिर एल प्लस गैशियस में कन्वर्ट हुआ, फिर एक्वस में कन्वर्ट हुआ। तो इसका जो डेल्टा एच है जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा थर्मोडाइनेमिकली वो फीजिबल होगा। तो जब आप लिथियम गैशियस से यहां जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो काफी हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरों से काफी हाई है। सॉलिड से गैस कर रहे हो तो ठीक है, चलो सब्लिमेशन भी इसकी हाई है, बट इसकी जो हाइड्रेशन है ना वो हाईली नेगेटिव है, और इसकी वजह से ये थर्मोडाइनेमिकली फीजिबल हो जा रहा है, जो कि इसकी ई डिग्री वैल्यू बता रही। बट in case of potassium rubidium cesium, the energy released is sufficient to melt or even vaporize, so more surface area is exposed to water and kinetically reaction is faster. यही बात अभी बताई थी मैंने, वही चीज लिखा हुआ है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। kinetically it is a faster reaction. Then magnesium decomposes boiling water. Beryllium is not attacked by water even at high temperature as its oxidation potential is lower than other metals. बेरिलियम का पानी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर या फिर वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम काम वही करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। बेरिलियम को ध्यान रखेंगे, पानी के साथ नहीं है रिएक्शन उसकी। बेरिलियम बेरिलियम को पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स तो नॉर्मली बन जाते हैं, सिर्फ मेटल और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करा दो, ये हाइड्राइड्स बना लेते हैं। और फिर हाइड्राइड्स में फिर पानी डाल दो तो हाइड्रोजन निकल जाता है, पढ़े हो ना हाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस। पानी डाल दो तो फिर हाइड्रोजन निकल जाता है। ये देखो, they react with hydrogen forming metal hydride which are of ionic nature. Stability of hydride decreases down the group. Electropositive character decreases from cesium to lithium. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम, ठीक है, सही बात बोल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब जैसे LiH है और बात हो रही है NaH की, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड decreases down the group since electropositive character decreases from cesium to lithium. अब इसके बारे में क्या कहना है, तो देखो ऐसे बोल दिया जाता है इसकी स्टेबिलिटी को, Li प्लस H2, ध्यान से सुनना यहाँ पर क्योंकि कंफ्यूजन होता है, स्टेबिलिटी को अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। Li प्लस H2 फॉर्म्स LiH, और नीचे आता हूं मैं, सीजियम प्लस H2 फॉर्म्स CSH। तो बताओ यहां जो ये स्टेबिलिटी की बात कर रही है, आप लोग अपने बुद्धि अनुसार बताइएगा मुझे कि ये जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, क्या ये इसके थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? थोड़ा सोच के बताइए खुद से, क्या ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? क्या बात हो रही होगी? ये स्टेबिलिटी पॉइंट यहां जो इन्होंने यूज किया है और थर्मल स्टेबिलिटी की हो रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी तो यार जब नीचे जाता है तो बढ़ता है, हमने इस तरह से पढ़ा था। किसकी बात हो रही होगी यहाँ पर? किसकी बात हो रही है? थर्मल स्टेबिलिटी की हो रही है क्या? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी भी जब हमने पढ़ा था तो ऑल्दो वो बहुत अच्छा लॉजिक नहीं था, बट एक तरीके से हमने पढ़ा था ना कि थर्मल स्टेबिलिटी दो तरह से शायद हमने डिवाइड किया था इसको। कैसे किया था? एक मोनो एटॉमिक एनायंस, ऐसे किया था क्या, याद आ रहा होगा अगर, और एक पॉली एटॉमिक एनायंस। पॉली एटॉमिक एनायंस को हमने इस तरह से सोचा था
कि ऊपर से नीचे जाने में, हाँ, पॉली एटॉमिक में हमने क्या देखा था, एक बार बताना क्या मैं करेक्ट बता रहा हूं या नहीं। ऊपर से नीचे जाते थे तो स्टेबिलिटी घटती थी, स्टेबिलिटी घटती थी, पोलराइजिंग पावर से चेक किया करते थे। लेकिन मोनो एटॉमिक में ऊपर से नीचे जाने में स्टेबिलिटी बढ़ती थी। ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने, ऐसे ही कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, ऐसा मान लिए थे बिल्कुल, ऑल मोनो एटॉमिक। ये उल्टा हो गया क्या? यही तो था, एक बार देखो एक बार। शायद यहाँ पोलराइजिंग पावर से भी देख लेते थे क्या कि ये बड़ा है ना एन है। ये सही लिखा हुआ है या फिर एक बार देख के बताओ। अच्छा, उल्टा लिखे थे ना। लेकिन जब हम बात करते हैं लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग एक बार फिर से देखो यार, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि जब हम बेरिलियम कार्बोनेट की बात करते थे तो बेरिलियम कार्बोनेट तो थर्मली बहुत ही अनस्टेबल था, तो ऊपर से नीचे जाने में, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद। बेरिलियम कार्बोनेट काफी अनस्टेबल था, है ना, ये काफी अनस्टेबल था, रूम टेम्परेचर पे टूट जाता था। लेकिन जब हम नीचे जाते थे कैल्शियम कार्बोनेट ये 1000 केल्विन लेता था, तो पॉली एटॉमिक है, तो पॉली एटॉमिक के लिए स्टेबिलिटी बढ़ती थी। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, मैं फिर से एक बार करेक्ट कर रहा हूं। और मोनो एटॉमिक में हम उल्टा करते थे, स्टेबिलिटी घटती थी, ऐसा पढ़े थे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है देखो, ये हमने पढ़ा था, है ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी सही है ना, अभी ठीक है ये। अभी देखो एक बार, लेकिन यहां इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप सिंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये लाइन थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। ये लाइन मेरे को बताओ, यहां पर क्या थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेगा अगर, तब तो फिर हमारा ये लॉजिक खराब हो गया, फिर तो ये लॉजिक खराब हो गया। ये क्या ये क्या थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है? तो देखो यहां पर जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जब ऐसी लाइनें लिखी रहती है ना इवन इन एनसीईआरटी, ये जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये एक्चुअली ये बेस्ड ऑन ये बेस्ड ऑन डेल्टा एच एफ डिग्री वैल्यूज पे करते हैं, ठीक है। ये किस पे बेस करते हैं ये बातें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज पे बात करते हैं ये, कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी ज्यादा है, बिकॉज हाइड्राइड्स का कोई थर्मल डिकम्पोजिशन की बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। जो मेटल हाइड्राइड्स हैं उनकी कोई थर्मल डिकम्पोजिशन की कोई बात नहीं है, वो कोई थर्मली डिकम्पोज वगैरह हम नहीं करते उनको। आपने जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़े हैं तो उसमें भी कोई खास थर्मल डिकम्पोजिशन की बात नहीं करते। तो यहां पर जब ये लिखा हुआ होता है ना स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, तो ये बेस्ड ऑन डेल्टा एच एफ डिग्री वैल्यूज है। और जब ऐसी बात हो रही है तो फिर तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर देखना पड़ेगा कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो Li से Li प्लस जाने की टेंडेंसी है ये थोड़ी ज्यादा है, समझ गए बात। और H2 से H माइनस तो सभी में जा रहा है, लेकिन Li से Li प्लस जाने की E डिग्री थोड़ी हाई है, और E डिग्री हाई हो गई तो फिर वही बात है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiH जो है वो ज्यादा नेगेटिव होगी। तो इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है देखो, सिंस द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ये लिखा हुआ है ना, ये इसीलिए लिखा हुआ है। नहीं,
यहां मोनोएटॉमिक के लिए स्टेबिलिटी गिर रही है। अच्छा, इससे भी चल रहा है, इससे भी फिट हो रहा है क्या? इससे भी फिट हो रहा है। लिथियम ज्यादा स्टेबल है, सीजियम, हाँ ठीक है, इससे भी फिट हो रहा है, ठीक है, इससे भी फिट हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी से भी फिट हो रहा है। लेकिन ये जो बात करी है ना इन्होंने, यहाँ ये वाली जो लाइन लिखी हुई है देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये रीजन बताया। तो इसका मतलब है ये जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन डेल्टा एच एफ डिग्री पे बात कर रहे होते, ठीक है। ऑल्दो हाँ वही है, वो थोड़ा उल्टा मैं बोल दिया जल्दी जल्दी में। आप ये समझ लीजिए, ये सही ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही रहता है, ठीक है, ये यही ऑर्डर रहता है। और ये फिट हो रहा है बिल्कुल हाइड्राइड्स के लिए भी। अगर आप LiH और CSH को देखें तो ऊपर से नीचे जाने में स्टेबिलिटी घटती है, तो ऊपर से नीचे जाने में थर्मल स्टेबिलिटी यहां भी घट रही है। दिस इज थर्मली लेस स्टेबल देन LiH, यहां भी हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। देन मेटल हाइड्राइड पानी के साथ आपको पता है रिएक्शन। अब इधर आते हैं, तो एक्सेप्ट बेरिलियम और एल्काइन मेटल फॉर्म्स MH2 ऑन हीटिंग डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। एक बात और आपको बताता हूं, सुनिएगा। क्या होता है कि ये जो बेरिलियम वगैरह है ना, बेरिलियम वगैरह जो है, तो हाँ ठीक है, हाँ एनायन, देखो हाइड्राइड बोलने को तो बड़ा है, लेकिन वो मैंने, आप देखो जब वो मैंने पढ़ाया है तो उसमें मैंने बोला है ये बहुत लॉजिकल नहीं है, बट ऐसा मान लो तो हर समय आंसर आ जाता है ना। तो हाइड्राइड बोलने को तो बड़ा आयन है, आपने पढ़ा है कि वो Cl- Br- से भी बड़ा है साइज में, बट आप Br- की भी थर्मल स्टेबिलिटी मोनो एटॉमिक, और वो थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है तो हमारा एम है भाई आंसर कैसे सही आए, तो वैसा याद करना ज्यादा ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही याद रखो उसको। अब देखो, बेरिलियम का हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन थोड़ा मुश्किल है, ये बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बन पाता है, ये बेरिलियम हाइड्राइड बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो बेरिलियम है साइज छोटा है, गैशियस रिएक्शन करना है इसे, इसे गैशियस रिएक्शन करना है, और गैशियस रिएक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है इसको, गैशियस रिएक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी हाई है, इस वजह से बेरिलियम हाइड्राइड को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब देखो ये रिएक्शन पे तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बट आपको बस ये रिएक्शन ध्यान रखना है, और मैं बताऊं तो आप ये रिएक्शन बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर लोगे। BCl2 और LiLH4 की जब बात होगी तो आप खुद से सोचो, LiLH4 के बारे में आप जानते हो और BCl2 के बारे में भी आप जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा, खैर ये मैकेनिज्म वैसा कुछ है नहीं इसका, बट अगर आप थोड़ा सोचें तो ये हाइड्राइड देगा, और ये हाइड्राइड देगा और ये क्लोरीन बाहर जाएगा, तो ये बेरिलियम का हाइड्राइड बनेगा, ये तो समझ आ ही रहा है BeH2। साथ ही साथ लिथियम का क्लोराइड बनेगा LiCl, और एल्यूमिनियम बचा तो उसका भी क्लोराइड बनेगा AlCl3। तो प्रोडक्ट तो यही रहना है, प्रोडक्ट यही रहना है, बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। और बेरिलियम हाइड्राइड में भी आपको पता है जब इसका डाइमर वाइमर बनेगा, बेरिलियम हाइड्राइड का जब डाइमर, खैर मैं बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, बॉन्डिंग हमने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब डाइमर इसका 3C2E बॉन्ड के साथ इसका डाइमर बनेगा, वो सब बातें अलग हैं, वो आप जानते हैं, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उस समय पढ़ा दिए। तो ये देखिए यहां पर बताई गई है, बोथ आर कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक बट polymeric but other are ionic, very important point to be remembered। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेरिलियम का हाइड्राइड है और मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, देखो बेरिलियम मैग्नीशियम थोड़ा अलग रोल हमेशा प्ले करते हुए दिख रहे हैं, ये कोवेलेंट है। क्योंकि कोवेलेंट कैसे है, वो तो पोलराइजिंग पावर से भी आप पता लगा सकते हो, पोलराइजिंग पावर काफी हाई होने की वजह से ये दोनों कोवेलेंट है, बाकी सब आयनिक है, बाकी नीचे के जो है सब आयनिक है, ये कोवेलेंट है। इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड पॉलीमेरिक भी है, ये पॉलीमेरिक भी है,
पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मानेंगे, और ये सभी 3c2e बॉन्ड्स हैं। खैर बॉन्डिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से बॉन्डिंग आती होगी, ठीक है। यस, तो इस तरह से यहां पर हमने देखा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, द आयनिक हाइड्राइड्स लिबरेट H2 एट एनोड एंड कैथोड, ये बातें ठीक है, ये बातें यहां पर भी ठीक है, ठीक है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है। अब आते हैं इधर, हैलोजेंस के साथ हैलाइड्स की बात हो रही है, और इसके बाद कार्बोनेट्स वगैरह भी हैं। चलिए ठीक है, पहले बेटा हैलाइड की बात करते हैं। अब हैलाइड में भी सीधी बात है, आप सीधे हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करा दो मेटल्स को, सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, NaCl बन जाता है, कोई कुछ नहीं इधर उधर करना, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करा दो, पोटेशियम फ्लोरीन का रिएक्शन करा दो, पोटेशियम फ्लोराइड बन जाता है। They directly react to form ionic halides. Look, alkali metals react vigorously with halogens to form ionic halide. ये भी बढ़िया, तुरंत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन में। Alkali metals halides formation is increases from lithium to due to increase in electropositive character. देखो फिर बात कर रहा है ना, फॉर्मेशन इंक्रीजेस मतलब ये वही डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यूज की बात करता है, और ये अगेन वही बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब थर्मोडायनेमिक फैक्टर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड देन पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ये पॉइंट मैं थोड़ा आपको समझाता हूं, ये वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार मैं इसको थोड़ा आपको अलग से समझाता हूं। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर, देखो क्या बोला जा रहा है कि जब आप सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये NaCl है, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा तो समझ आएगा। तो जब सोडियम से NaCl, इसी तरह से पोटेशियम के साथ क्लोरीन जाएंगे KCl, और फिर सीजियम के साथ क्लोरीन जाएंगे तो CSCl, ये बनेगा, ये CSCl बनेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यूज है, डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यूज लिखा हुआ है ना, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, फॉर्मेशन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा H फॉर्मेशन वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, रीजन बताना, आप मेरे को समझाओगे रीजन। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, जैसे Li प्लस F2 से बना LiF, उसके बाद सोडियम प्लस F2 से बना NaF, ये क्या बोल रहा है कि यहां जो डेल्टा H फॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज हो रही है। रीजन समझा सकते हो, बताओ। ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी पे थोड़ी चर्चा कर रहा हूं मैं, वो जो लाइन लिखा हुआ है उस पे, क्या आप इसको समझा सकते हो, क्या मतलब होगा इसका, क्यों हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं जेईई एडवांस में भी, ठीक है, आते हैं, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। सो डोंट इग्नोर एनी लेक्चर, डोंट इग्नोर एनी लाइन रिटन इन द नोट्स, हर लाइन की महत्व है अगर आप टॉप रैंक चाहते हैं तो ये समझा पाओगे क्या क्यों हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा। तो देखो फिर वही बात हो रही होगी यहां पर कि ये जब आप इसको उससे तोड़ोगे ना, बॉर्न हेबर साइकिल जो बोलते हैं, जब आप इसको तोड़ोगे अलग अलग इंथैल्पीज में, जैसे कि आप Na प्लस क्लोरीन को जब आप NaCl में तोड़ोगे तो आपको पता है ना, यहां पर पहले आप Na प्लस बनाओगे, फिर क्लोराइड बनाओगे और फिर यहां जाओगे। तो बेटा यहां पर लैटिस का काम आया कि नहीं आया, लैटिस एनर्जी का काम आया ना, लैटिस एनर्जी की काम आई ना। हाँ, तो आपका जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये बड़े आयंस की तरह मानो, तो बड़ा आयन है तो बड़ा कैटायन ज्यादा ज्यादा बेहतर कंपैटिबल लैटिस बना रहा होगा, ज्यादा कंपैटिबल लैटिस बना रहा होगा, ठीक है।
समझ गए, कंपैटिबल लैटिस बना रहा होगा। इस वजह से जब आप NaCl से KCl से RbCl की बात करते हो तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अरे मेरे भाई लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है मानता हूं, लेकिन जो डिक्रीज आएगा वो थोड़ा कम आएगा, है ना। जो डिक्रीज आएगा वो थोड़ा कम डिक्रीज आएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह भी तो यूज हो रही है ना, इधर आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हो रही है, तो ये तो डिक्रीज हो ही रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो ही रहा है, तो ये थोड़ा कंपैटिबल लैटिस बनाएंगे। इस वजह से जब साइज बढ़ रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बढ़ रही है। समझ आई बात, साइज बढ़ रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बढ़ रही है। लेकिन फ्लोरीन के केस में उल्टा है, क्योंकि फ्लोरीन साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो बोलता है मैं लिथियम के साथ ज्यादा अच्छा लैटिस बनाऊंगा। इसीलिए LIF वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, तो LIF से जब आप NaF जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ आ गया, एक बार हाँ ना बताओ, क्या ये बात समझ आ गई? ओके तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। चलो अब आगे देखें। LIX हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिथियम का हाई पोलराइजिंग पावर, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो हैलाइड्स भी जो होते हैं, अब आपको इसके बारे में पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। NaCl को ले लो एग्जांपल, और NaCl की तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं, तो NaCl की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप जानते हैं तो प्रॉपर्टीज बता दो भाई। आयनिक होते हैं, मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, पानी में जाते हैं तो अच्छे सॉल्युबल होते हैं, तो कंडक्ट अच्छे से करते हैं, वही सब बातें हैं और क्या। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, they are good conductor of current in fused state, they are readily soluble in water, अच्छी बात है। then halides of potassium, rubidium, cesium, yes, याद है ये potassium, rubidium, cesium have property of combining with extra halogen forming polyhalides, ये polyhalides बनाते हैं। Ki3 it forms polyhalide, जनरली आयोडीन के साथ ही ये काम होता है। देखो आयोडीन के साथ ये काम क्यों हो रहा है वो आपको पता है, और पोटेशियम के साथ ये काम क्यों हो रहा है ये भी पता है। सेम वही लॉजिक लगाओ, देखो वो सस्ता लॉजिक काम बड़ा करता है, लेकिन कौन सा, वो जो यस I3- डार्क ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, बिल्कुल लग रहा है कि सॉल्ट एनालिसिस पढ़ के आ रहे हो अभी आप लोग। चलो तो जब हम वो जो सस्ता लॉजिक अभी बताया आपको मैंने, वो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया कि लिथियम है, सोडियम है, ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एकदम पटक से पकड़ लेते हैं तुरंत, बोलते हैं नहीं जाना तेरे को, तेरे को और आगे किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, तू मेरा है, आजा, ऐसे, ठीक है। लिथियम सोडियम ऐसे ही करते। पोटेशियम बोलता है जाओ भाई, तुमको जिसके जिसके साथ इंटरेक्ट करना है करो, हम आराम से बॉन्ड बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही लोग पॉलीहेलाइड बनाते हैं। ये लाइन भी ध्यान रखना, क्योंकि हेलाइड बनाने के पीछे भी रीजन क्या हो सकता है कि ये जो आयोडीन है इसको समय मिल गया कि भाई जा भाई I- के साथ तू थोड़ा इंटरेक्ट कर ले, आयोडीन I- के साथ इंटरेक्ट कर ले। अब ये सर I- के साथ कैसे इंटरेक्ट करता होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना यार, I- रहेगा ना, पोटेशियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है ना यार, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो I- बन गया होगा। तो पोटेशियम बोलता है ठीक है मैं K+ बन गया, I2 I- आ जाओ, रिएक्ट करें, I- आ जाओ, I- बोल रहा है मैं I2 के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं, K+ बोल रहा है जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करके I3- बना रहा है, और फिर इसके पास आके Ki3 बना रहा है। समझ आ गई बात, ये इसके साथ Ki3 बना रहा है, लेकिन ये काम सोडियम के साथ नहीं होगा। सोडियम विथ आयोडीन Na3 नहीं बनाता,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर पोटेशियम बना रहा है तो रुबिडियम सीजियम जरूर बनाएंगे। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये Ki3 बनाते हैं, ये Ki3 बनाते हैं। ठीक है, अब आगे ये थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं अभी। हेलोजन का पोर्शन, अच्छा फ्लोराइड्स एंड ऑल दीज दिया हुआ है। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट, चलो ठीक है, ये वाला पोर्शन यहां से अपन कल की क्लास में करेंगे। क्या है, अभी इसके जस्ट बाद एक और क्लास रहती है, तो इसलिए 1 घंटे 10 मिनट तक ही लेंगे क्लास अभी। तो और मैं कोशिश करूंगा मैं रोज लूं अभी क्लास ये वाली, ठीक है, रोज लेंगे, आज फिर कल भी फिर परसों भी, इस तरह से रोज लेने की कोशिश करूंगा और इस तरह से जल्दी हो जाएगा हमारा। देखो आराम से बस आपको बैठ के सुनना है और फिर रीड कर लेना है, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भेज दे रहा हूँ बिल्कुल। क्रिस्टलाइजेशन में टेम्परेचर बढ़ा के क्यों घटाते हैं? अच्छा, अब वो अच्छा ये पूछ रहे हो तुम, मतलब अच्छा इसके बाहर का डाउट है ये, तो ठीक है। देखो ये, देखो क्या बात हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ा के जो घटा रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा के घटा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हो। सोचो इस तरह से, ऐसे सोचो, ये पानी है और आपके पास आयंस पड़े हुए, Na+, Cl-, या फिर कोई भी A+, B-, ऐसे आयंस पड़े हुए, ये आयंस पड़े हुए A+, B-, A+, B-, A+, B-। तो अगर नहीं, सिर्फ सॉल्युबिलिटी से नहीं तो समझ में आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा के फाइनली उसी टेम्परेचर पर आए तो उतना ही सॉल्युबिलिटी रहेगा। हाँ सॉल्युबिलिटी उतना ही रहेगा, लेकिन तुम थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मैं पूछ क्या रहे हो। क्रिस्टलाइजेशन में टेम्परेचर बढ़ा के घटाते हैं, अरे टेम्परेचर बढ़ा के, अरे उसमें सडन कूलिंग की जाती है ना, उसी टेम्परेचर पे थोड़ी ना लाते हैं, उसी टेम्परेचर पे थोड़े लाते हैं उसको, सडन कूलिंग की जाती है ना, सेम टेम्परेचर पे थोड़ी ला रहे हैं। तो सडन कूलिंग पहले से कम करते हैं टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे लाएंगे तो फिर क्या मतलब है? तुमने ये लाइन पढ़ी है क्या कि सेम टेम्परेचर पे लाते हैं? नहीं, ये तो नहीं होता। आप उसको हीट करते हैं ताकि वो थोड़ा और आयंस में टूटे और उसके सडन कूलिंग करते हैं। तो जब सडन कूलिंग करते हैं तो जो आयंस हैं वो तुरंत क्रिस्टलाइज होते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी घटती है, उसी टेम्परेचर पे थोड़ी लाना है। नहीं नहीं, उसी सेम टेम्परेचर पे नहीं लाओगे। मैं चलो क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा मैं पढ़ा बता दूंगा अगली क्लास में थोड़ा अच्छे से। नहीं तो वो तो सेम टेम्परेचर पे लाओगे तो फिर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर पे नहीं। ऑल्दो वो काइनेटिक से भी फर्क पड़ता है, उसका जो सडन कूलिंग कराते हैं ना, उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है, जो कि सिर्फ केएसपी वैल्यूज से नहीं समझ आएगा। अभी थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, सडन कूलिंग से कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आपको अगली क्लास में, ठीक है? शुरू में याद दिलाना, क्लास के पहले याद दिलाना, मैं बता दूंगा अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन का तरीका, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मेटास्टेबल स्टेट की तरह ही सोचते हैं उसमें भी, वो सडन का भी काम होता है, बट थोड़ा अच्छे से बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है?
चलो ठीक है।